Hello, humans. Welcome back to Your Thoughts Are Valid, and I hope you all are doing great. So, आज हम स्टार्ट करेंगे पहले चैप्टर के साथ, जो कि है रिसर्च मेथडोलॉजी. सो हम पहले रिसर्च कवर कर रहे हैं, उसके बाद हम दूसरे चैप्टर्स पे जाएंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद रिसर्च. एंड बिफोर आई स्टार्ट, मैं बस ये बता देना चाहती हूँ कि मैं एनसीईआरटी के एक एक लाइन कवर करूँगी, लाइक जो भी इम्पोर्टेंट है. एंड उसके अलावा मैंने जैसे कि बताया था, एक बुक है पावर विद इन साइकोलॉजी की, तो उसको भी मैं रेफर करूँगी, लाइक उससे भी मैंने नोट्स बनाए हैं. सो यू कैन रेफर टू दीज नोट्स. जब एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो जो भी लास्ट वीडियो होगी उस चैप्टर की, मैं वहाँ पे लिंक दूंगी, जिस जहाँ जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो चैप्टर की. सो या लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. So let's see. Goals of psychological inquiry. So we will learn what is research and what is the criteria for good research, what is the purpose of research and everything. But before that, let's understand goals of psychological inquiry. So basically here we are studying about psychology. तो पहले हमें goals जानने हैं कि जब हम कोई psychological inquiry करते हैं, basically इनका मतलब है कि जब हमें कोई psychological field में जब हमें कोई research करनी होती है तो उसके goals क्या होते हैं. तो किसी भी साइंटिफिक रिसर्च की तरह जो साइकोलॉजिकल इंक्वायरी होती है उसके ये फॉलोइंग गोल्स होते हैं. पहला डिस्क्रिप्शन, दूसरा प्रिडिक्शन, तीसरा एक्सप्लेनेशन, चौथा कंट्रोल ऑफ बिहेवियर एंड पांचवा एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज. तो 5 गोल्स है. पहला डिस्क्रिप्शन, प्रिडिक्शन, एप्लीकेशन, एक्सप्लेनेशन, कंट्रोल. So let's start with description. So in a psychological study, we attempt to describe a behavior or a phenomena as accurately as possible. तो जब भी हम साइकोलॉजिकल स्टडी करते हैं तो हम अटेम्प्ट करते हैं बिहेवियर को डिफाइन करने का. सो बेसिकली जो स्टूडेंट्स साइकोलॉजी बैकग्राउंड से पढ़े हुए हैं उनको पता है कि हम हर एक डेफिनेशन डिटेल में पढ़ते हैं, लाइक मेमोरी की डेफिनेशन क्या है, लर्निंग की डेफिनेशन क्या है. तो बेसिकली साइकोलॉजिकल रिसर्च का जो गोल होता है वो होता है कि किसी भी बिहेवियर को या किसी भी फिनोमिना को अच्छे से डिस्क्राइब करना. यहाँ पे फिनोमिना में मैं एग्जांपल दे सकती हूँ प्लेसिबो इफेक्ट का. जो लोग नहीं जानते प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है, तो प्लेसिबो इफेक्ट इज बेसिकली लाइक सो बेसिकली प्लेसिबो इफेक्ट इज बेसिकली लाइक आपको किसी ने बोला कि ये जो मेडिसिन है ये सर दर्द की है. ऑल्दो वो कोई मेडिसिन नहीं है, वो इट्स जस्ट लाइक दैट, लाइक कोई चॉकलेट ही दे दे आपको और बोले कि ये मेडिसिन है एंड यू आर नॉट अवेयर. लाइक छोटे बच्चों के साथ ऐसा यूजुअली किया जाता है. तो इट्स लाइक कि हमारे दिमाग में बैठ जाता है कि ये दवाई है, ये तो हमें ठीक कर देगी, तो सर दर्द अपने आप ठीक हो जाता है. तो प्लेसिबो इफेक्ट उसको बोलते हैं. मैंने एक एग्जाम्पल दिया है प्लेसिबो इफेक्ट का. अगर हम क्योंकि मैंने यहाँ पे बिहेवियर में एग्जाम्पल दिया, लर्निंग, मेमोरी, अटेंशन एंड फिनोमिना में मैंने एग्जाम्पल दिया है प्लेसिबो इफेक्ट का. तो साइकोलॉजिकल स्टडी में मेन अटेम्प्ट जो होता है एक रिसर्चर का वो होता है एक बिहेवियर या फिनोमिना को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करना. फिर इससे क्या होता है, इट हेल्प्स इन डिस्टिंग्विशिंग अ पर्टिकुलर बिहेवियर फ्रॉम अदर बिहेवियर्स. सो ये हमें हेल्प करता है कि हम एक पर्टिकुलर बिहेवियर को दूसरे बिहेवियर से डिस्टिंग्विश कर सकें. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम ले सकते हैं कि मोटिवेशन और गोल फॉर्मेशन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है. जब हम इन दोनों को क्लियरली डिफाइन कर देंगे तो हमें डिफरेंस पता चल जाएगा. फिर विद इन अ पर्टिकुलर कैटेगरी देयर मे बी फर्दर माइन्यूट डिस्क्रिप्शंस. अब एक पर्टिकुलर कैटेगरी में उसके भी माइन्यूट डिस्क्रिप्शन हो सकते हैं. लाइक जैसे जब हम मेमोरी पढ़ते हैं तो हम सब बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं कि मेमोरी में शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी. तो हर एक कैटेगरी के अपने डिस्क्रिप्शन हो सकते हैं, माइन्यूट डिस्क्रिप्शन हो सकते हैं. तो जो डिस्क्रिप्शन होता है वो रिक्वायर करता है कि हम एक पर्टिकुलर बिहेवियर को रिकॉर्ड करें जिससे कि उसको हम अच्छे से समझ सकें. इसके लिए हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, लाइक अ रिसर्चर मे बी इंटरेस्टेड इन ऑब्जर्विंग स्टडी हैबिट्स अमंग स्टूडेंट्स. स्टडी हैबिट्स में बहुत सारे बिहेवियर आ सकते हैं, जैसे कि क्लासेस में रेगुलर रहना, या फिर असाइनमेंट्स टाइम पे सबमिट करना, या फिर स्टडी शेड्यूल बनाना, लाइक दैट. सो एक पर्टिकुलर कैटेगरी में भी माइन्यूट डिस्क्रिप्शन हो सकते हैं. तो
पहले रिसर्चर को डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि वो स्टडी हैबिट से क्या मीन करता है। फिर जो जो ये जो डिस्क्रिप्शन है, इट रिक्वायर्स रिकॉर्डिंग ऑफ अ पर्टिकुलर बिहेवियर विच हेल्प्स इन इट्स प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। सो बेसिकली पहले स्टडी हैबिट्स डिफाइन करी, फिर स्टडी हैबिट्स में चीज़ें आ गई कि असाइनमेंट सबमिट करना, रेगुलर रहना, वो सब, ये माइन्यूट डिस्क्रिप्शन हो गया, फिर इन सबको डिस्क्राइब करना। सो दिस ऑल कम्स अंडर डिस्क्रिप्शन. Now let's move on to the second goal, that is prediction. So the second goal of scientific inquiry is prediction of behavior. If like you have to basically आपको रिसर्च करके एक बिहेवियर का प्रिडिक्शन करना है. लाइक इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड डिस्क्राइब द बिहेवियर एक्यूरेटली, जब आपने डिस्क्रिप्शन वाली प्रोसेस अच्छे से फॉलो कर ली, you come to know the relationship of a particular behavior with other type of behaviors, events और phenomena. तो उसके बाद हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप निकालते हैं एक पर्टिकुलर बिहेवियर की दूसरे टाइप के बिहेवियर्स के साथ या इवेंट्स के साथ या फिनोमेना के साथ. So if you are getting confused, just wait, I will give you an example. Then you can forecast that under certain conditions this particular behavior may occur within a certain margin of error. So basically आप अपनी hypothesis is basically like your own theory which is not yet proved. So अभी मैं hypothesis को मैं डिटेल में समझाऊंगी, बट बाद में अभी मैंने बस एक रैंडम डेफिनेशन दे दी है. सो इट्स लाइक आप खुद की एक हाइपोथेसिस बना सकते हो कि एक पर्टिकुलर बिहेवियर ऐसे होगा इस लाइक इन कंडीशंस के अंदर, या फिर इन कंडीशंस के अंदर ये एरर रह सकता है. तो आप ये सारी कंडीशंस प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कौन सी कंडीशंस में बिहेवियर चेंज हो सकता है. देन प्रिडिक्शन बिकम्स मोर एक्यूरेट विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पर्सन्स ऑब्जर्व. सो जितने ज़्यादा लोग स्टडी में इन्वॉल्व होंगे उतना ज़्यादा आपका प्रिडिक्शन एक्यूरेट होने की चांसेस रहेंगी, बिकॉज जितने ज़्यादा लोग जितना लाइक इफ़ यू नो कि चीज़ एक चीज़ आपके लिए सही है, बट व्हेन यू कम टू नो कि वो चीज़ बाकी के 5 लोगों के लिए भी सही है जो आपकी क्लास में है या फिर जो आपके फ्रेंड्स हैं, सो यू विल गेट दैट थिंग इन योर हेड कि ओके ये सही ही होगी. सो इट्स लाइक दैट. सो इसमें क्या आप एग्जांपल दे सकते हो. It's like on the basis of study, a researcher is able to establish a positive relationship between the amount of study time and achievement in different subjects. And later you come to know that a particular child devotes more time for study, and you can predict that the child is likely to get good marks in the examination. सो बेसिकली जितना ज़्यादा स्टडी टाइम होगा उतने ज़्यादा मार्क्स आने के चांसेस रहेंगे. ये एक हाइपोथेसिस है जिसको प्रूव किया जा सकता है बाद में. देन मूविंग ऑन, third is explanation. So the third goal of psychological inquiry is to know the causal factors or determinants of behavior. सो उस बिहेवियर को कॉज क्या कर रहा है. लाइक हमने डिस्क्रिप्शन में डिस्क्राइब किया बिहेवियर को, प्रिडिक्शन में हमने जाना कि उस वो बिहेवियर से क्या क्या चीज़ें रिलेटेड है या फिर वो बिहेवियर से क्या हो सकता है. तो अब हम तीसरा जो गोल है वो ये है कि वो बिहेवियर कॉज किस वजह से हो रहा है, कॉजल फैक्टर क्या है या फिर एंटीसीडेंट क्या है, वो बिहेवियर होने से पहले क्या हो रहा है जो वो बिहेवियर को कॉज कर रहा है. Then psychologists are primarily interested in knowing the factors that make behavior occur, जिसको आप एंटीसीडेंट बोल सकते हो बेसिकली. Also, what are the conditions under which a particular behavior does not occur, और ऐसी कौन सी conditions हैं कि जिसमें वो particular behavior occur नहीं होगा. So it's like you can explain कि for example शेड्यूल, कोई स्टूडेंट जो है वो अपना शेड्यूल बनाता है स्टडी टाइम का, तो वो क्यों बनाता है, उससे लाइक किस उसके पीछे का रीज़न क्या है और किस कंडीशंस में वो जाके शेड्यूल बना रहा है. तो एक्सप्लेनेशन चाहिए होता है. फॉर एग्जाम्पल कि घर पे उसको डांट पड़ी, सो इट्स लाइक इट कैन बी अ कॉजल फैक्टर. या फिर टीचर ने ही होमवर्क दिया कि यू हैव टू मेक योर ओन स्टडी
timetable. So that can be another causal factor, or it is just like, for example, to basically clear what explanation means. Then coming on to the fourth factor, which is control. If you are able to explain why a particular behavior occurs, you can control that behavior by making changes in its antecedent conditions. So now जब हमें पता है कि बिहेवियर किस वजह से हो रहा है, हमें एंटीसीडेंट पता चल गया, तो अगर हम उन चीज़ों को कंट्रोल कर लें, उस कॉज़ल फैक्टर को कंट्रोल कर लें, तो बिहेवियर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल रिफर्स टू 3 थिंग्स, लाइक या तो उस बिहेवियर को कराना, या फिर उसको रिड्यूस करना, या फिर उसको एनहांस करना। लाइक एक स्टूडेंट ने, लाइक एक बच्चा है जिसने एक दिन 2 घंटे पढ़ाई करी, तो उसने देखा कि रात को उसके पापा उसके लिए चॉकलेट लाए। तो अब इस चीज़ को अगर करते रहना है, तो फिर जो फादर है वो डेली बेसिस पे चॉकलेट ला सकता है, अगर उनको वो बिहेवियर डेली कराना है। अगर रिड्यूस करना है तो चॉकलेट देना बंद कर सकते हैं, और एनहांस करना है तो ज़्यादा चॉकलेट देना शुरू कर सकते हैं। सो इट्स जस्ट लाइक an example again. Then moving on to the last goal, which is application. So this is the final goal of the scientific inquiry, and it is to bring out positive changes in the lives of people. Psychological research is conducted to solve problems in various settings. Because of these efforts, the quality of life of people is a major concern of psychologists. Scientific inquiry is also conducted to develop new theories or constructs, which leads to further research. सो बेसिकली जब हमें हर चीज़ पता चल गई, तो इसको हम अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि लोग अपनी लाइफ बेटर बना पाएँ, या फिर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएँ, या फिर अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव कर पाएँ। सो लास्ट में एप्लीकेशन आता है। सो ये तो हो गए गोल्स। नाउ मूविंग ऑन, अब हम पढ़ते हैं रिसर्च। रिसर्च क्या होती है? जब हम पढ़ चुके हैं कि गोल्स क्या है साइकोलॉजिकल इंक्वायरी के, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू रिसर्च। सो रिसर्च वर्ड डिराइव कहाँ से हुआ है? सो ये फ्रेंच वर्ड है, दोनों ही, रीबी और सेर्शियर भी। सो इट्स derived from the word researcher, which means research or to search. Searcher means to search, so it means to search again and again. So research means to search again and again. So research in common usage refers to the pursuit of knowledge. Then in reality, research is a scientific investigational art form. Okay, so basically it is scientific because it happens in a systematic way, and it is done in a practical manner. It is not subjective. So, and it is investigational because it investigates about a behavior or a phenomena, and it is basically scientific investigational art form. Then कर्लिंगर ने 1986 में जो डेफिनेशन दी थी साइंटिफिक रिसर्च की, वो थी साइंटिफिक रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक, like it is systematic because it is done in the scientific way, like a whole procedure is followed, so it is systematic. Then it is controlled. There will be variables which will be controlled, extraneous variables will be there, and all efforts will be made कि वो variables को reduce किया जाए, जिससे error के chances कम से कम रहे. Then critical, then empirical. Empirical means कि practical चीज़ों पे based है, not like it's in just our theories or just our ideas. It is basically, it is practical basically. Then critical investigation of hypothetical propositions. लाइक कोई हाइपोथेटिकल प्रपोजिशंस है, लाइक स्टडी टाइम से मार्क्स इंक्रीज होते हैं, तो इसमें इन्वेस्टिगेशन करनी है, इसमें क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो इट इज़ क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ हाइपोथेटिकल प्रपोजिशन about the presumed relation among natural phenomena. So this is the definition Kerlinger gave in 1986. Then what are the purposes of research? So first is exploration. Exploration as a purpose of research is when a research is conducted to explore or investigate a subject or concept. फॉर एग्जाम्पल, हमें एक्सप्लोर करना है कि ड्रीम्स क्या होती हैं, तो उसमें एक्सप्लोरेशन में आ जाएगा वो. देन एक्सप्लेनेशन.
Explanation is the use of research to give a new perspective to existing knowledge. For example, हमें पता चल गया ड्रीम्स क्या होती हैं, देन हम देखेंगे कि ड्रीम्स किस वजह से आती हैं, या फिर जो भी पहले की जो रिसर्च है उसको ही रेप्लिकेट कर देना, तो वो एक्सप्लेनेशन में आ जाएगा. देन डिस्क्रिप्शन, it fulfills the need to provide more insight to a problem by providing more data and analyzing them according to specific needs. So it's like providing more insight to a problem. Like कोई एक हम हाइपोथेसिस ले लेते हैं, लाइक प्रॉब्लम ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हम यही ले लेते हैं कि मोबाइल पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करने से स्टडी आवर्स डिक्रीज हो जाते, मार्क्स डिक्रीज हो जाते हैं. तो इसमें हमें और डिस्क्रिप्शन, इसको हमें और डिस्क्राइब करना है. तो हम वो कैसे करेंगे, तो हम बाकी सारे वेरिएबल्स वगैरह कंसीडर करेंगे कि और क्या क्या वेरिएबल्स होते हैं, फिर उनको एनालाइज करेंगे और फिर हम बेसिकली डिस्क्राइब करेंगे कि कैसे अफेक्ट कर रही हैं दोनों चीज़ें, कैसे दोनों में कोरिलेशन बैठ रहा है. तो डिस्क्रिप्शन इज अनदर पर्पज ऑफ रिसर्च. देन मूविंग ऑन, what is the criteria of good research? So first of all, research purpose should be clearly defined. Basically जो भी आपका research problem है, for example आपको relation देखना है study time और marks में. मैं बेसिकली एक ही एग्जाम्पल को ज़्यादा रिपीट कर रही हूँ जिससे कि आप लोग ढंग से समझ पाओ कि उसी चीज़ से आप बेसिकली हर चीज़ रिलेट कर पाओ. इसलिए तो एक रिसर्च पर्पस शुड बी क्लियरली डिफाइंड. तो हमें अच्छे से डिफाइन करना पड़ेगा कि रिसर्च का पर्पस क्या है. देन इट शुड बी रेप्लिकेबल. जो भी आपका रिजल्ट आया, देन बाकी जो साइंटिस्ट हैं वो उसको रेप्लिकेट कर सके, लाइक वो जब वो रिसर्च करें तो सेम रिजल्ट आए. तो रिसर्च रेप्लिकेबल होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, सिर्फ सब्जेक्टिव चीज़ों पे बेस नहीं होनी चाहिए कि हमने बस सोच लिया तो इसलिए ऐसा है. ये ऑब्जेक्टिवली पॉसिबल होना चाहिए, लाइक रियल लाइफ में इसको प्रैक्टिकली पॉसिबल करवाना पड़ेगा. लाइक स्टूडेंट्स को ज़्यादा आवर्स के लिए पढ़ने के लिए बोला जाएगा, उसके बाद उनके मार्क्स में इम्प्रूवमेंट देखा जाएगा. एंड देन सिग्निफिकेंट, रिसर्च जो है वो सिग्निफिकेंट होनी चाहिए. सो इट बेसिकली मीन्स दैट data analysis should be adequate to reveal the significance of the data. और जो भी methods यूज किए जाएंगे एनालिसिस के लिए वो अप्रोप्रिएट होने चाहिए. सो बेसिकली जो डेटा है वो वैलिड और रिलायबल होना चाहिए. देन सिस्टमैटिक, बिकॉज ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस में हो रही है. Research is structured with specific steps that must be completed in a specific order in accordance with a well-defined set of rules. So yeah, it is systematic. Then it is logical. The rules of logical reasoning guide research, and the logical processes of induction and deduction are extremely useful in conducting research. So दो टाइप में हम basically define कर सकते हैं, which is inductive and deductive reasoning. Logical reasoning को हम दो टाइप में define कर सकते हैं, inductive reasoning, deductive reasoning. So inductive is basically like हमने कुछ observation की, फिर generalize किया and उससे theory निकाली. Like it is basically from specific to general. कोई एक स्पेसिफिक चीज़, एक स्पेसिफिक हमने ऑब्जर्वेशन की, उसको बाद में जनरलाइज किया और उसके बाद थ्योरी दी. डिडक्टिव रीजनिंग में उल्टा होता है, एक थ्योरी एग्जिस्ट करती है, हमने उससे प्रिडिक्शन किए और उसके बाद हमने एक्सपेरिमेंट किया. सो इट्स लाइक दैट. सो मैं लास्ट पॉइंट पे बाद में आऊँगी जो कि है एम्पीरिकल. मैं एक बार बता देती हूँ इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग के एग्जाम्पल. सो मैं एक ट्रिक बता देती हूँ याद रखने की. ISG, जस्ट रिमेंबर ISG. उसके बाद वेट, let me write it. Just a minute. Okay, so just remember ISG. So it basically means inductive, specific to general. Okay, so like every cat that you have observed purrs, therefore all cats must purr.
सो इट्स लाइक कि हमने आज तक जितनी भी कैट देखी वो पर करती हैं, तो जितनी भी कैट हैं दुनिया में वो पर करती होंगी। तो बेसिकली एक ऑब्जर्वेशन थी जो कि स्पेसिफिक थी तुम्हारी ऑब्जर्वेशन के कि वो पर करती है, जितनी भी कैट्स तुमने देखी हैं तो सारी कैट्स करती होंगी। या फिर दूसरा हो सकता है एग्जाम्पल इसी का, एवरी टाइम यू ईट पीनट्स यू स्टार्ट टू कफ, सो इट्स लाइक यू आर एलर्जिक टू पीनट्स। सो इट्स लाइक तुमने एक ऑब्जर्वेशन की कि जब भी तुम पीनट्स खा रहे हो तो तुम्हें खांसी आ रही है, तो तुमने एक थ्योरी निकाल दी, तुमने मान लिया कि तुम्हें पीनट से एलर्जी है। सो इट्स लाइक स्पेसिफिक टू जनरल। एंड इस रिसर्च को हम टॉप डाउन अप्रोच भी बोलते हैं, टॉप डाउन। ओके, देन ओके, डिडक्टिव रीजनिंग के एग्जांपल्स देखते हैं। इट्स लाइक ऑल स्टूडेंट्स ईट पिज्जा, सो ये जनरल है। लाइक क्लेयर इज अ स्टूडेंट एट WHMS, देयरफॉर क्लेयर ईट्स पिज्जा। सो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो पिज्जा खाते हैं, ये एक जनरल थ्योरी थी। फिर है क्लेयर जो है, जो कि एक स्टूडेंट है, वो भी पिज्जा खाती होगी क्योंकि वो एक स्टूडेंट है। तो इट्स लाइक जनरल था कि सब करते हैं तो क्लेयर भी करती होगी। देन all athletes work out in the gym. LeBron James is an athlete, therefore LeBron James work out in the gym. So सारे एथलीट वर्क करते हैं जिम में, तो जो लेब्रॉन जेम्स है वो एक एथलीट है तो वो भी करता होगा। सो इट्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, और इसको हम बॉटम अप्रोच बोलते हैं, बॉटम अप अप्रोच। देन let's come back to the last point, which is empirical. तो research practical ways पे based होनी चाहिए, not like it's just you just have idea about something। अपने ideas को ही अपने आइडियाज के बेस पे आप कोई रिसर्च नहीं कर सकते, आपको वो प्रैक्टिकली प्रूफ करनी पड़ेगी, तो इम्पीरिकल होनी चाहिए रिसर्च। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। सो आज मैंने बस बेसिक पढ़ाया कि रिसर्च क्या होती है, गोल्स क्या होते हैं, पर्पस क्या होते हैं रिसर्च के, एंड मैंने एनसीईआरटी के पहले के 2 पेज कवर किए हैं। इट्स लाइक इफ़ यू वांट टू नो 11th क्लास की एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 2 के फर्स्ट 2 पेजेस यू कैन रीड ऑन योर ओन। बाकी उसमें व्हाट इज़ रिसर्च एंड पर्पस ऑफ रिसर्च ये सब कुछ मेंशन नहीं है, तो अगर वो आपको रेफर करना है तो उसके लिए आप ये नोट्स रेफर कर सकते हो। And I hope you like the video. I hope you are able to understand. And if you have any doubt, you can comment down in the comment section and I will definitely reply to that. Thank you so much for listening. See you all in the next video.